बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम जायज़ा विद माविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, काफ़ी अरसे बाद जो है वो अपने इस प्रोग्राम की तरफ दोबारा बढ़े हैं। आप लोगों की नेक ख्वाहिशात और दुआओं के शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, आज की जो कुछ चंद अहम टॉप स्टोरीज़ हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आज जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पास वो इसी प्रोग्राम को लेकर है, तज्ज़िया प्रोग्राम। नाज़रीन, बड़ी खुशाइन बात मेरे लिए ये है कि पीपल आर फॉलोइंग दिस प्रोग्राम और स्पेशल जो हमारे साफ़ी हजरात हैं इस प्रोग्राम को बड़ा पसंद कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। इस प्रोग्राम्स के कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको देखते हुए अपने जर्नलिज्म स्किल्स को उभारने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो भी इनका अपना डिजिटल चैनल है उसके ऊपर कर रहे हैं और माविश मुमताज़ बेग की जानिब से उन सब लोगों को नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं। अब नाज़रीन, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और जो जानना चाह रहे हैं कि ये तज्ज़िया प्रोग्राम में जो आप टॉप स्टोरीज़ की जो आप सिलेक्शन करती हैं और इसके बैक पे जो आपके पास फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं उस हवाले से काइंडली गाइड कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, देखें आप जो काम करें, जहाँ बैठ के काम करें, जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास है, एक बात का ज़रूर जो है वो ख्याल रखना है कि जो भी आप बोलते हैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, तो जो आप बोल रहे हैं उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसमें सदाकत हो। आप कहीं से कोई भी रूमर आप सुन के आगे उसको जो है वो पब्लिकली ओपन ना करें, उसके ऊपर अपना एनालिसिस देने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हो रहा है। सोशल मीडिया पे एक कोई कैप्शन चल रहा होगा, उस कैप्शन को पकड़ लेते हैं, उस कैप्शन को पकड़ने के बाद उसको पढ़ लिया और उसके ऊपर अपना तज्ज़िया दे दिया। फिर कहते हैं भाई हमें जो है वो इन लोगों की तरफ से हेट मिल रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो इट्स सो ऑब्वियस ये चीज़ें आनी हैं। आजकल जो लोग हक और सच बोलते हैं, भाई हमारे हेटर्स बोल रहे हैं या वो लोग जिनके पास करने को कुछ नहीं है, अपनी ज़िंदगी का कोई मोटो नहीं है, वो उन लोगों को नहीं बख्शते। तो आप तो फिर भी गलत जब खबर देते हो तो उसके ऊपर ज़रूर आना है। अब जिन्होंने मुझे जो है वो तज्ज़िया प्रोग्राम के लिए कांटेक्ट किया, तो पहली बात कि फैक्ट एंड फिगर्स चूज़ करें, उसके ऊपर बात करें, हक पे और सच पे मबनी जो है वो टॉपिक सिलेक्ट करके तो उसके ऊपर बात करें। कोई भी आप सोशल मीडिया को, चूँकि वहाँ पे बेलगाम घोड़ा है, कोई भी खबरें कहीं भी चलती रहेंगी, तो फैक्ट्स जो हैं वो उसको चूज़ करने की कोशिश करें। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो गिलगित बल्तिस्तान में जो एक इंटरव्यूज़ का कॉन्सेप्ट था कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ से, चाहे वो जिस भी सेक्टर से बिलोंग करता हो, जो भी उनका डिपार्टमेंट हो, तो उनसे इंटरव्यूज़ मैंने जब स्टार्ट किया था बैक इन 2018 आई रिमेंबर, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे टॉक शो का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है, स्पेशली इन गिलगित बल्तिस्तान। मैंने ये चीज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी किए हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में टॉक शोज़ का रिवाज कह लूँ या वो एक तरीक़ाकार इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया में स्पेस वैसे भी नहीं है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, एज़ वी ऑल नो। देन टॉक शो एक बड़ा जो नहीं है वज़न रखने वाली एक चीज़ है, तो इसके ऊपर आने के लिए तो बड़ी जतन, बड़ी मेहनत होती है। तो जब मैंने इंटरव्यूज़ के थ्रू देखा कि जब टॉक शोज़ के लिए उस तरह से कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो गिलगित बल्तिस्तान में मैंने ही ये इनिशिएटिव लिया कि टॉक शोज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक शख्सियत से आप जब इंटरव्यू करते हो तो ये जस्ट उसकी बात और आपके सवालात, उसके जवाबात आवाम तक पहुंचते हैं। बट पैनल डिस्कशन ये होता है कि आप मुख्तलिफ शख्सियात को बिठा के एक सवाल, दो सवाल, तीन डिफरेंट सवाल बेशक आप उनसे पूछ के तो आपस का जो भी तज्ज़िया होता है, जो भी इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, वह आवाम तक पहुँचें। तो आई रिमेंबर कि बैक इन 2018 जब मेरा फर्स्ट विजिट हुआ था गिलगित बल्तिस्तान में, तो मैंने देखा कि टॉक शो से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगरचे एक दो जगहों पे मौजूद जो हमारे बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी हैं वो कर भी रहे थे, लेकिन उनमें इतना पोटेंशियल और उसमें इतना वज़न नहीं था जिसकी वजह से वो टॉक शोज़ इतने लोगों में जो है वो नुमाया नहीं थे या उस तरह से उनकी पॉपुलरिटीज़ नहीं थी। आई स्टार्टेड फ्रॉम द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, और वो एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रेंड चला, सब ने टॉक शो स्टार्ट किए अपने अपने प्लेटफॉर्म से, जो भी डिजिटल उनके पास था, मटेरियल था, लोगों को बिठाया, एंकर्स बनने स्टार्ट हुए। तो ये मैं समझती हूँ कि बड़ी जो मेरा इनिशिएटिव था गिलगित बल्तिस्तान में टॉक शोज़ मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना, मैं उसमें कामयाब हुई। अब बहुत से लोग उस ट्रेंड को फॉलो भी करते हैं, अभी आज भी फॉलो कर रहे हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम्स दे रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर, वेल एंड गुड। अब जब ये जो तज्ज़िया प्रोग्राम जो लोग फॉलो कर रहे हैं और जो इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बेशक करें, आई हैव नो इशू। और जो काम कर रहे हैं करते रहें, बट जब आप करते हो फिर
फिर बाद में बोलते हो कि भाई हमें यहाँ से कोई नोटिस आ गया, हमें इस गवर्नमेंट के इस मिनिस्टर की तरफ से जो है ये थ्रेड आ गया या उनकी तरफ से ये ओपिनियन आ गया, तो वो डेफिनेटली आएगा। महविश मुमताज़ बेग जब प्रोग्राम करती है ना, तो ये आप देख लें कि कितने कागज़ इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। सो विदाउट फैक्ट एंड फिगर या विदाउट डॉक्यूमेंटेशन महविश मुमताज़ बेग कोई बात नहीं करती है। तो जब बात करें तो ऐसी बात करें कि कोई भी उस ओपिनियन को, उस तज्ज़िये को झुटला ना सके, और कोई भी जो मोतबर शख्सियात होते हैं जिनकी अक्सर हम न्यूज़ पढ़ते हैं, उनके बयानात के ऊपर तज्ज़िया देते हैं, तो वो ये कह नहीं सकते कि भाई मैडम आपने तो ये खबर तो हमारी है ही नहीं, आपने तो खुद से बनाई है, खुद से सामने की है, अपने लोगों के सामने जो नहीं है रख दिया है, इस पर अपना वन साइड जो है वो एनालिसिस दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी के अंदर ये कहने की ना जुर्रत हुई है और ना मजाल है, बिकॉज जब आपके पास फैक्ट एंड फिगर्स होंगे, जब आपके पास एक जो है ना पूरा मवाद होगा, you can do your program very smoothly. So it's a tip for those or it's a suggestion kindly हम भी चूँकि being a student of journalism जितना सीखा है कोशिश है कि वो भी दूसरों को सिखाएं और दूसरों से सीखने की भी कोशिश है। और if anyone want to contact me तो मेरे सोशल मीडिया ऑफिशियल पेज पे या मैं या मेरी टीम अवेलेबल होगी, सो वहाँ पे आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का जो मेन टॉप स्टोरीज़ की जानिब बढ़ते हैं, तो पहली टॉप स्टोरी हमारे पास है अलीपुर इस्लामाबाद में बल्ती कम्युनिटी का एक लड़का जिसका नाम शराफत हुसैन वल्द गुलाम हुसैन करस मुकीम अलीपुर बल्ती कॉलोनी नामालूम अफराद की तरफ से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जिसके ऊपर बल्ती कम्युनिटी ने पुरअमन एहतजाज किया और कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। अब नाज़रीन, चूँकि पाकिस्तान फेडरल की हम बात करते हैं और यहाँ के 4 सूबों की बात करते हैं, तो नो डाउट एक बड़ा गहरा समंदर है। यहाँ पर एक तो अपनी शनाख्त बनाना बड़ा मुश्किल काम है, फिर अपने आप को उस मकाम तक पहुँचाना कि लोग आपकी रिकग्नाइजेशन करें और बेहतरीन अंदाज में करें, ये भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान वालों के पास एक बड़ा अच्छा मैं समझती हूँ कि प्लस पॉइंट है, बिकॉज आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान हैज़ अ स्पेशल स्टेटस। तो उस तरह से लोग यहाँ के जो पाकिस्तान के शहरी हैं बड़े अच्छे से रिकग्नाइज करते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को। अब जब नाज़रीन इस तरह की कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर होती है, अब ये जो एक गिलगित बल्तिस्तान का बेटा जो कि यहाँ पर कत्ल हुआ और अभी तक जो है वो इसके कातिलों के ऊपर मैंने तो नहीं देखा कि कोई एक्शन उस तरीके से लिया गया हो, ना ही जो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है वो भी अभी तक देखी नहीं गई है, बट अपने लोग एहतजाज कर रहे हैं। मेरा सवाल नाज़रीन उन लोगों से है जो कि इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में या फेडरल में गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कितने सीनियर ऑफिसर्स इस वक्त यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं? क्या वो इस मैं छोटा सा मामला इसलिए कह रही हूँ कि अगर इसके ऊपर काम करें ना तो 2 ही घंटे में इसके कातिलों को पकड़ के कटघरे में लाया जा सकता है, बट अगर ये नहीं हो पा रहा तो समझ लें कि गलती, कोताही और मुनाफिकत अपने लोगों में है। क्योंकि जब हम कोई आगे जा रहा हो तो लेग पुलिंग के लिए हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, बैक बाइटिंग के लिए हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, क्लैप ट्रैप पर्सन बनने में हम कोई कसर बाकी नहीं रखते और फिर एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि किसी के ऊपर मुसीबत आए, किसी के ऊपर परेशानी आए तो एकदम जो है वो पाकिस्तानी अवाम भी आपके साथ शामिल हो जाए और अपने तमाम तर प्रॉब्लम साइड पर रखें। जो एक पाकिस्तानी सियासत में हलचल चल रही है, यहाँ के जो सिस्टम में वैसे ही जो हलचल चल रही है, आवाम वैसे जो महंगाई से 2-4 हैं, वो अपने तमाम काम छोड़ के आपकी कम्युनिटी का साथ दें। आया आपने खुद कभी अपनी कम्युनिटी का उस तरीके से साथ दिया है? यहाँ पर इतने सीनियर ऑफिसर्स हैं, किसी की तरफ से कोई सिफारिश नहीं गई और किसी की तरफ से अभी तक ये मामला अगर नहीं उछाला गया, नहीं हाईलाइट किया गया, तो नाज़रीन फिर ये लम्हा फिक्रिया है गिलगित बल्तिस्तान के गैर अवाम के लिए। और स्पेशली वो जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, जो कि अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, अगर तो इस मामले में उनका कोई पॉजिटिव और बड़ा नुमाया किरदार अगर अदा नहीं होता तो फिर अल्लाह हम सबको हिदायत दें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी। और नाज़रीन लास्ट में कि ये कि अपनी कम्युनिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ना इसमें सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सब आवाज़ बुलंद करेंगे तो ही इसके कातिलों तक पहुँचा जाएगा और इसकी घर वालों को इंसाफ मिलेगा। अदरवाइज़ इसकी जगह पर कल को गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी आम शहरी हो सकता है। नेक्स्ट नाज़रीन हमारे पास टॉप स्टोरी है। 20 जनवरी 2024 सुल्तानाबाद गिलगित से अगवा होने वाली फलक नाज जो कि 11 साल जिसकी उम्र बताई जाती है ताहाल बाजियाब ना हो सकी। एफआईआर में नामजद मुल्ज़िमान और गाड़ी की निशानदेही के बावजूद पुलिस इनको क्यों गिरफ्तार करने से गुरेजा है।
नाज़रीन, ये बड़ा जो है वो एक कह लें कि अफसोसनाक वाक़या है कि इस तरह से अगर इंसिडेंट्स में मज़ीद इजाफा हुआ तो फिर कहाँ हम पाकिस्तान के लोगों को ये यकीन दहानी करवाने में लगे रहेंगे कि हमारे यहाँ जो क्राइम रेट का रेशो है वो 0 है, वो ना होने के बराबर है। तो हमारे लोगों में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये कहना चाहूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के केसेस में इजाफा हो रहा है, जो कि हमारे वहाँ के लोगों को सोचने की ज़रूरत है। अब नाज़रीन, फलक नाज जो कि छोटी बच्ची है, अगवा हुए, इनके घर वालों का ये दावा है कि बच्ची अगवा हुई है और कुछ गाड़ी और इस तरह के कुछ उन्होंने प्रूफ्स दिए हैं, लेकिन स्टिल अभी तक उनको कोई जो है ना वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में? नाज़रीन, ये भी एक लम्हा फ़िक्र है, सोचने की ज़रूरत है। एक तो बल्कि एक वाक़या नाज़रीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एज़ यू ऑल नो, आई एम बेस्ड इन इस्लामाबाद और यहाँ पर बैठ के अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रही हूँ एज़ आई कैन। गिलगित बल्तिस्तान के लोग हमेशा ज़ुबानी कलामी ये दावा करते हैं कि भाई हम अपने लोगों के लिए जो है वो अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, अपने लोगों पे आंच नहीं आने देंगे, कोई मुश्किल आएगी तो सबसे पहले हम आगे बढ़ चढ़ के खड़े होंगे। इसी तरह से एक सोशल एक्टिविस्ट कह लें, ही इज़ अ लॉयर, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, बट जब वो मेरी वीडियो देखेंगे ही विल रियलाइज्ड कि भाई जो उन्होंने एक्ट किया तो वो महविश मुमताज़ बेग तो खामोश बैठने वालों में से नहीं है। तो उन्होंने इस वाक़ये को भी अपने प्रोग्राम के थ्रू मंजराम पे ले आए। तो वो बड़ा दावा करते थे कि भाई मैं सोशल एक्टिविस्ट, अपने लोगों के लिए मैं हर तरह से जो है ना वो रात के कोई 3-4 भी हो जाए, मुझे कोई कॉल आती है, मैं अपने घर से जो है वो बगैर परवाह किए कि मेरे घर में क्या मामला चल रहे हैं क्या नहीं, मैं बाहर जाता हूँ और हेल्प करता हूँ ये सारे मामला। एक छोटा सा केस उनके पास पहुँचा, मुझे पता चला, तो उसमें उसने अपने लोगों के साथ जो है वो दोबारा से बहानेबाजियाँ, कल देखी जाएगी परसों करेंगे, ये वो मामला टरका लिया। जब वो मामला मेरे पास पहुंचा ना, वो शॉक्ड कि ये तो वो जनाब थे जो कहते थे कि भाई कोई भी मामला हो तो मैं तो अपने लोगों के लिए आगे स्टैंड लेता हूँ, खड़ा रहता हूँ। तो जब मैंने उनसे टेलीफोनिक जब मेरा उनसे रब्ता हुआ एंड आई आस्क्ड हिम कि भाई आपने अभी तक इनका काम क्यों नहीं किया, ये तो आपके ही मदद के तलबगार हैं, आपने इनको यकीन दहानी करवाई। एक छोटा सा मैटर था, चूँकि वो इस वक्त रावलपिंडी कोर्ट में ही अपनी जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। देन ही रिप्लाइड, मैडम हमारे लोग जो हैं वो चीज़ों को समझते नहीं हैं, उनको हमारी इज़्ज़त का पता नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे मकाम का अंदाज़ा नहीं है, हमारे लोग हर जगह जो है वो हमें शर्मसार करते हैं, ऐसा कुछ भी बोल देते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं अपने लोगों की केसेस उठाता ही नहीं हूँ ना, इनको पता नहीं है चीज़ों का, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो मेरा प्रोफेशनल मेरा काम है इससे मैं उनसे दूरी ही इख्तियार करूँ। फिर मैंने उनको कहा कि जब आप बोलते थे कि हर प्लेटफॉर्म पर जहाँ कोई प्रोटेस्ट होता, जहाँ कोई अगर प्रेस क्लब के बाहर कोई धरना होता या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में, तो आप तो वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के अलमबरदार बन के खड़े होते थे, और आज आप अगर ये बात कर रहे हैं कि भाई मैं अपने लोगों को अपने प्रोफेशनल करियर से थोड़ा दूर रखता हूँ, तो ये सबसे बड़ा मुनाफिकाना रवैया आपका है। और आज मेरे सामने ये आ गया तो मैं ये सोच ज़रूर रखती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में चूँकि पोटेंशियल बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है, जो नहीं है काम करने की सलाहियत बहुत है, टैलेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, नहीं आती तो वो अपने लिए खुद रास्ता बनाते हैं, बट मुनाफिकत का लेवल भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो ये मुनाफिकत जो है ना वो वहाँ पे मैंने देखा है, और मेरी ख्वाहिश है कि ये लोग मुनाफिकत को साइड पे करें और पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर जाएं। लेकिन आज मुझे ये लगता है कि इलाके के अंदर मुनाफिकत नहीं है, लोगों में ही मुनाफिकत है, वो जहाँ मर्जी रहेंगे अपने मुनाफिकत का मुजाहरा करते रहेंगे। तो ये अपनी पहचान जो है वो नेगेटिव साइड में इस तरह से भी आया कर जाते हैं। सो खुदा ऐसे मत करें, मुनाफिक बंदे की कोई जो नहीं है वो उस तरीके से ना कोई इज्जत होती है ना कोई पहचान होती है। तो जो बात है क्लियर कट आप कह दिया करें, अगर तो किसी की हेल्प आउट हो सकती है तो कर ले, नहीं हो सकता तो आप ऑन द स्पॉट आप बोल दें, किसी को जलील और रुसवा इस तरीके से मत करें। अब जो फलक नाज बच्ची है, इनके वालिद साहब है फरमान करीम बेग साहब, जिनके सोशल मीडिया पे भी वोट कर आए हैं, वो जगह जगह जाके इंसाफ मांग रहे हैं कि भाई मेरी बच्ची जो है इतने टाइम से लापता है और मैं प्रूफ्स भी दे चुका हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के लोग कहाँ हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे, आज मेरी बेटी है कल को किसी और की बेटी होगी। तो ये एक बाप की दुहाई है और हम इतने बुरे अंदाज में उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए आगे चले जाते हैं। क्या हमारे गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर यही है कि अपने लोगों को मुश्किलात में इस तरह से पीछे छोड़ दें? कोई कामयाब हो रहा है तो उसकी बैक बाइटिंग करें? सोचने की ज़रूरत है नाज़रीन इसके ऊपर। अब नाज़रीन बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अभी जो गवर्नमेंट है
वज़ीर आला हाजी गुलबर साहब हैं और गवर्नर सैयद मेहदी शाह साहब हैं। चीफ सेक्रेटरी भी चूँकि नए तब्दील हो चुके हैं और अबरार साहब हैं। नाज़रीन, एक ये बात चल रही है कि भाई कोऑर्डिनेटर्स का इजाफा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, और जो लोग आ रहे हैं वो भी जो है वो पत्नी कौन कौन से लोगों को बिठाया जा रहा है जिनकी ना कभी हमने कोई सियासत देखी है और ना कोई अवामी खिदमात देखी हैं, उन लोगों को जो है वो ला के मुसल्लत किया जा रहा है। तो उसके ऊपर नाज़रीन ये कहूँगी कि ये कोई अभी हाजी गुलबर खान साहब जो कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर है गिलगित बल्तिस्तान के, ये कोई इनका पहला उठाया गया कोई स्टेप तो नहीं है। इससे पहले हमने नून लीग के बल्कि पीपल्स पार्टी की उस पर जाएँ तो सैयद मेहदी शाह साहब जो कि आज गवर्नर हैं, पहले सीएम थे, उसके ज़माने में हम देख लें कि कैसा जो है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बना हुआ था। उसके बाद हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, उसके बाद खालिद खुर्शीद साहब जिन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जाते जाते इन्होंने जो है वो 20 से 25 जो है वो अपने कोऑर्डिनेटर्स बना दिए ताकि ये सोच गए कि भाई कल को ये लोग मेरे स्टैंड लेंगे, मेरे लिए खड़े होंगे और मेरे लिए आने वाली मुश्किलात में ये लोग मेरे आगे सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होंगे। ये नहीं सोचा कि भाई सिस्टम का मैं कितना बेड़ा गर्क कर रहा हूँ और अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने लोगों को अपने आगे खड़ा करने के लिए मैं एक गलत रास्ता अपना रहा हूँ। अब इसी गलत रास्ते को देखते हुए अब जो भी न्यू गवर्नमेंट आएगी उन्होंने कोऑर्डिनेटर्स की भरमार तो करनी ही है। तो जब उस वक्त ये मामला ठीक था कोऑर्डिनेटर्स का, जब 20-25 बने और अगर वो बैठते तो फिर 30 से 40 तक भी जा सकती थी। तो अगर आज जो है वो 10-12 कोऑर्डिनेटर्स बन गए हैं तो कौन सी क़यामत आ गई है। अब कोऑर्डिनेटर्स की बात करते हैं नाज़रीन। अब नाज़रीन, जो नए कोऑर्डिनेटर्स लगे हैं जिनमें जो है वो तर्जुमान भी बनाए गए हैं, फजल फ़राख साहब का नाम, इसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी लोग जो है वो बैक बाइटिंग करने में जो है ना वो पीछे नहीं हटते ना। अब फजल फ़राख साहब की पर्सनैलिटी के ऊपर ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी। महविश मुमताज़ बेग के बजाते ख़ुद उनसे लाख इख्तलाफात हो सकते हैं या वो उन लोगों के जो कि उनको नापसंद करते हैं, बट जब उनकी काम के ऊपर आते हैं या जब वो हुकूमत की तर्जुमानी करते हैं तो लग पता चल जाता है कि भाई कोई बंदा अपनी जमात की तर्जुमानी कर रहा है। चाहे वो पार्टी चेंज कर रहे हैं और हर हुकूमत के साथ भी अगर बैठते हैं तो वो उनका अपना जो है वो एक सियासी पहलू है, लेकिन उनके काम के ऊपर देखें, जब वो बोलते हैं, जब वो तर्जुमानी करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग ए डॉटर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, या अगर मेरा चूँकि पॉलिटिकल मामलात में बड़ा चूँकि मैं अगर इन भी हूँ तो मुझे उनकी एक नुमाइंदगी नज़र आती है। उनका एक अंदाज़ है, उनका एक बयान करने का तरीका है, सो पीपल शुड एक्सेप्ट इट। इसके बजाय कि आप बोलें कि भाई हर पार्टी के साथ ये बंदा मुंह उठा के बैठ जाता है, तो अगर वो बंदा बैठ जाता है तो काइंडली आप भी कुछ सख्त कर लें, आप भी कुछ हिम्मत कर लें। अगर आप में भी हिम्मत है तो जाएं, जाकर बैठ के दिखाएं ना। आप बैठ नहीं सकते, आप पीठ पीछे जो है ना वो सिर्फ बैक बाइटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से यासिर ताबान के हवाले से बाकायदा मेरे तक जो कुछ डॉक्यूमेंटेशंस पहुँचाई गई और ये बताया गया कि भाई यू शुड एक्सपोज हिम, और ये अपने बाप के नाम के ऊपर चूँकि यहाँ तक पहुँचा है, इसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। ये पीटीआई में छलांग लगाने वाला था, वहाँ से इसको रिजेक्शन हुई तो अभी ये करते कराते यहाँ पे इसने इतना पैसा लगाया, वहाँ पे इतना पैसा लगाया, इलीगली ये अभी इस यहाँ पे पहुँच चुका है मौजूदा हुकूमत की कैबिनेट में। तो भाई फिर मैं वापस यही कहना चाहूँगी कि अगर वो शख्स अगर इस प्लेटफॉर्म तक, इस हुकूमती कैबिनेट तक पहुंच चुका है तो उसकी अपनी कोई स्ट्रगल पर्सनल रही होगी, उनकी एक सियासी खदमात, या उनके अगर वालिद साहब हैं तो उनके वालिद साहब उनके उस्ताद होंगे, उनसे सियासत तो उन्होंने सीखनी ही है ना। तो अगर किसी को तकलीफ़ है तो फिर यासिर ताबान की जगह पे खुद बन जाएँ कोऑर्डिनेटर, खुद बन जाएँ मुशीर, खुद बन जाएँ मुआवन खसूसी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरे अगर उनका प्रोफेशनलिज्म में मेरे उनके साथ जितने भी अच्छे टर्म्स रहे हैं या जितना मैं उनको जान पहचान पाई हूँ, भाई ही हैज़ अ कैपेबिलिटी, उनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो अपना मकाम बना सकें, और कोशिश करना ही जो है वो अभी यूथ या यंगस्टर्स की जिम्मेदारी है। अभी एक सहाफ़ी, वो भी चूँकि वो कोऑर्डिनेटर्स की लिस्ट में उनका भी नाम आया है, आई फॉरगेट हिज नेम बिकॉज मैं उनको नहीं जानती हूँ। तो जितने भी बने हैं नए कोऑर्डिनेटर्स, तो ये शुरुआत जिस गवर्नमेंट से हुई थी, अगर उस गवर्नमेंट का कोई गला पकड़ता, उसके ऊपर कोई सियासी तनकीद कोई करता, या जो एक उंगली जो दूसरे की तरफ उठाया जाता है, अगर वो उस हुकूमत पे, उस जमात पे करते, उस वज़ीर आला पे करते, तो आज जो है वो तमाम जो क्रिटिसाइजर्स हैं वो हक बजानिब थे। आज भी कोऑर्डिनेटर्स की कमी करनी चाहिए थी, और इनको जो तनख्वाहें मिलनी है वो आवाम का पैसा लगना है, आवाम का टैक्स लगना है। तो ये मामला नाज़रीन पहले से भी थे। इसके अलावा नाज़रीन ये बल्कि कोऑर्डिनेटर्स के हवाले से एक और बात बताती चलूँ।
देखें, कोई भी पॉलिटिकल बंदा अगर इस तरह से अपनी स्ट्रगलिंग करते हुए अगर वो बीच गवर्नमेंट के कोई टेन्योर में अगर अपनी स्पेस बनाता है तो कोई ये बुरी बात नहीं है। आना चाहिए, खुशामदीद कहना चाहिए, उनकी एक्सपर्टीज़ से जो है वो फ़ायदा लेना चाहिए, आइडियाज़ जो उनके हैं उससे जो है वो नए मामलात जो है वो डिज़ाइन करने चाहिए हुकूमत को भी, और हुकूमती कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं और दीगर जो है वो अहम ओहदेदारान हैं उनको काम लेना चाहिए। इससे आपका अगर बोलना है तो स्पेशली महविश मुमताज़ बेग का यही एहतजाज है कि भाई सियासी जो है वो लोगों का सियासत में इन होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि एक सहाफ़ी जो कि अपने गले में सहाफ़त का पट्टा रखे और जब गवर्नमेंट की तरफ से हड्डी फेंकी जाए तो फिर आप उस हड्डी को चाटने लग जाते हो, इसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। और जब वो हुकूमत का टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो फिर वो सहाफ़त का पट्टा दोबारा आप अपने गले में बांध लेते हो और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हो, आई एम ए जर्नलिस्ट, हम सहाफ़ी हैं, हम जो है वो हुकूमत की छत्रोल करते हैं, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, हुकूमत की ये जो नाअहलियाँ हैं, जो इनकी नाकामियाँ हैं, या जो आवाम को ये बुद्धू बनाते हैं, इसके ऊपर हम इनको एक्सपोज करते हैं। तो उन लोगों का कोई राइट नहीं बनता कि वो तो पहले सहाफ़त का पट्टा गले में डालें, फिर जब उनको जो है वो हड्डी डाली जाए गवर्नमेंट की तरफ से कोई ओहदे की तो वो उस हड्डी को चाटना शुरू कर जाए, फिर टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद वापस सहाफ़ती पट्टा गले में पहन ले। इसके ऊपर महविश मुमताज़ बेग यानी कि मेरा एतराज़ है और रहेगा। जिसमें नाज़रीन नून लीग के दौर में देखें रशीद अरशद साहब थे, नो डाउट बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, लिखारी हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, बड़ा अच्छा बोलते भी हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जब हुकूमत आई तो वो क्या बन गए? उन्होंने उस वक्त कहा कि भाई मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं हुकूमत के साथ हूँ, हुकूमत का इन टच में मैं हूँ, हुकूमत के टीम का मैं मेंबर हूँ। अब जब इनकी गवर्नमेंट गई तो वापस से सहाफ़ी बन गए। इसी तरह से आलम नूर साहब को देख लें, पहले वो सहाफ़ी थे, वो कोई मीडिया डिजिटल कोई प्लेटफॉर्म वो चला रहे थे, उनको कोई न्यूज़पेपर है, वो अच्छा बोलते हैं, वो जो है वो हुकूमत के हर जो हमारे पास इस वक्त हम कह लें कि जो फ्लॉज हैं उनके ऊपर वो नज़र रखते हैं, वो आवाम को उस चीज़ से आगाह करवाते हैं। लेकिन जब वो कोऑर्डिनेटर बन गए, हुकूमत के साथ इन टच हो गए, फिर वो गवर्नमेंट के क्या खामियां आवाम से बतानी थी, फिर तो वो उस हड्डी को चाटने में लग गए। और जब वो गवर्नमेंट इनकी माशाल्लाह से चली गई, खालिद खुर्शीद साहब को जो है वो घर बिठा दिया गया और ये भी अपने घर की तरफ जब रवाना हो गए, अभी दोबारा से वो सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी का पट्टा उनके गले में है, अभी वो खबरें पेश करते हैं, अपने न्यूज़पेपर में खबरें डालते हैं। ये गवर्नमेंट ये गलत इक़दाम उठा रही है, अभी वो आईना दिखाते हैं। किस हक़ से आईना दिखाते हैं भाई आप? ये तो अपने सियासी मफादात को नाज़रीन बड़े अच्छे से इतने अच्छे अंदाज में यूटिलाइज़ करते हैं ना, जिसकी कोई मिसाल नहीं बनती। अगर आवाम को क्रिटिसाइज़ करना तो ऐसी शख्सियात के ऊपर करें जो कि दो चेहरे रखते हैं, डबल स्टैंडर्ड जो है इनकी परफॉर्मेंस होती है। ईमान शाह साहब को ही ले लें, बड़े अच्छे सहाफ़ी, गिलगित बल्तिस्तान के नामवर सहाफ़ी, गिलगित बल्तिस्तान उनसे बेहतर तो कोई सहाफ़ी ही नहीं होगा शायद उनके अकॉर्डिंग। सहाफ़त का बड़ा अच्छा पट्टा उन्होंने अपने गले में लटका के रखा। अब जब गवर्नमेंट की तरफ से जी उनको ओहदा ऑफर हो गया तो वो पट्टा उन्होंने रख दिया साइड पर, वो हड्डी उन्होंने ले ली है अपने पास। ठीक है, अभी तक तो वो हड्डी के मुताबिक ही जितना बोल रहे हैं, जितना बोलना है उनको उतना बोल रहे हैं। लेकिन जब ये गवर्नमेंट चली जाएगी तो वो रख देंगे जो हड्डी का कटोरा है साइड पर और वो दोबारा से सहाफ़त का पट्टा जी गले में बांध लेंगे और आ जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर और मारूफ और गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के हमदर्द सहाफ़ी बनकर। क्या उनकी सहाफ़त को फिर माना जा सकता है कि 5 साल नाज़रीन वो सहाफ़ी उस जमात का चमचा बना रहे और उस जमात के हवाले से चमचागिरी करते हुए उनके कसीदे पढ़े? 5 साल तक उस गवर्नमेंट की कोई नाअहली, उनकी कोई खामियां उनको नज़र नहीं आती, क्योंकि वो हड्डी का असर होता है ना, मुंह बंद होता है, जुबानें बंद होती हैं। फिर जब 5 साल का टेन्योर ख़त्म हो जाए फिर वापस आप जो है वो दूसरे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। ये होती है सहाफ़त। ऐसे लोगों को कोऑर्डिनेटर्स बनाने चाहिए, ऐसे लोगों को मुशीर बनाना चाहिए। सहाफ़ी तो नाज़रीन वो होता है जो कि हर एस्पेक्ट को उजागर करे, हर फैक्टर्स के ऊपर बात करे, सही गलत हर चीज़ की निशानदेही आवाम को करवाए। किसी एक गवर्नमेंट का पालतू या किसी एक गवर्नमेंट की हड्डी को हाथ में पकड़ के 5 साल बैठे रहें और बाकी जब वो टेन्योर ख़त्म हो जाए तो आप वापस से सहाफ़ी बन जाते हैं। इसके ऊपर नाज़रीन मेरा एहतजाज है, इसके ऊपर मेरा सवाल है। खुदा राय ऐसा जो नहीं है, कम से कम अपने सिस्टम को दुरुस्त करें, या तो सहाफ़ी ही बने, या तो अगर आपने इस तरह से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना चाहिए, इंसान अच्छे से अच्छे की तलाश में जाता है, तो फिर खुदा राय सहाफ़त को बदनाम ना करें। फिर ये मत कहें कि ये गवर्नमेंट फ़लाँ दौर में अच्छी, ये गवर्नमेंट में हम थे तो हम अच्छे थे।
फिर आप में और जो सियासतदान दोगली पॉलिसीज अपनाते आते हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारा हक बनता है कि इस तरह के लोगों के ऊपर बात करें और इस तरह से उनके जो दोगला चेहरे हैं उनको पर्दाफाश करें उनके ऊपर से। और ये सीएम साहब नाजरीन नो डाउट कि अच्छा इनके बारे में भी जो है वो बड़ी खबरें आती रहती हैं कि भाई बंदा अपनी मनमानी करता है, इसको किसी चीज़ का पता नहीं है, बुजुर्ग से जो है ना इनकी शख्सियत है और ये लाठी के बेस पे चलते हैं। 10 लोगों की इनको सहारा की उनको ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल पड़ती है, अपनी मनमानी करते हैं। कम से कम पता तो लगता है कि भाई एक वज़ीर आला है, कुछ जो इश्यूज़ चले थे गिलगित बल्तिस्तान में उसके ऊपर कम से कम इसने अपना स्टैंड लिया। गंदम इशू के ऊपर हो, एक्साइज वाले मामलात हों और इसके अलावा जो फंड का मामला हो, कम से कम अपना स्टैंड लिया और उसी स्टैंड के ऊपर खड़े रहे, कोई उससे फिरे नहीं। लेकिन इस गवर्नमेंट के जो स्पेशली जो सीएम की कैबिनेट है उससे मुझे इख्तलाफ ज़रूर है। सीएम साहब को पता ही नहीं कि उसकी कैबिनेट में लोग कौन कौन हैं। एक फोटोग्राफर जो है वो पूरा उनका प्रेस के मामला डील करते हैं। भाई वज़ीर आला साहब को इर्द गिर्द कैबिनेट में जो नए अभी कोऑर्डिनेटर्स लगाए हैं उनमें कोई कैपेबिलिटी नज़र नहीं आती, कोई कैपेबल बंदा नहीं है जो कोई उनके प्रेस के मामलात को संभाल सकें। एक फोटोग्राफर जो है वो प्रेस रिलीजेस जारी करता है, एक फोटोग्राफर जो है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो वो दावत भेजते हैं और वो भी अपने पसंदीदा लोगों को। सीएम साहब खुदारा कुछ ख्याल करें और कुछ मामलात को देखें। नो डाउट आपकी बड़ी अच्छी अगर गवर्नेंस चल रही है अकॉर्डिंग टू यू एंड योर टीम, तो अगर आपकी कैबिनेट में अभी बड़े अच्छे लोग आ चुके हैं, उन लोगों के आइडियाज़ को उनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाएं। फोटोग्राफर्स का काम फोटोग्राफी करना होता है, कोऑर्डिनेटरशिप उनके हाथ में नहीं होता, किससे मिलना है किससे नहीं मिलाना, क्या प्रेस रिलीज आगे जारी करनी है, मीटिंग में क्या बात हुई है, ये एक फोटोग्राफर तय नहीं करता। आपको इन चीज़ों की समझ ही नहीं है। नाउ आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन। अब यहाँ पे अगर कोई ये समझे कि भाई किसी फोटोग्राफर को टारगेट किया जा रहा है, किसी ड्राइवर को टारगेट किया जा रहा है, ड्राइवर का काम जो है वो लोगों को समझ आता है, ड्राइविंग करना इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोटोग्राफर का काम फोटोग्राफी करना होता है। ये इंतहा नहीं है। देखें ना नाजरीन के एक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के पास कैबिनेट में एक कैपेबल बंदा नहीं है जो कि प्रेस के लोगों को डील कर सके। पर मैं आई विटनेस पे बात कर रही हूँ। एवरीवन नोस के मैं बगैर किसी प्रूफ या बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के तहत मैं बात ही नहीं करती। लास्ट टाइम कोई गंदम इशू के ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा था, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब का, जो कि जीबी हाउस में इन्होंने करना था, और नीचे क्या नंबर्स दिए हैं फोटोग्राफर के, वो इन्विटेशन भेज रहा है अपने पसंदीदा लोगों को। तो जिन सहाफ़ियों ने असल सहाफ़त करनी होती है, जिन्होंने जो है वो सच को सच झूठ और झूठ को बोलना होता है, अगर वो उस फोटोग्राफर या उस ड्राइवर के कैटेगरी में या उनके लिस्ट में नहीं है तो वो तो उनको दावत ही नहीं देंगे। ये इंतहा नहीं है। सीएम साहब काइंडली खुदारा कुछ होश करें। आपके पास बड़े अच्छे लोग आ चुके हैं, अभी और लोगों को अच्छे ओहदों पर अच्छे जगहों पर जिम्मेदारी के साथ रखें। ऐसा ही नहीं सोशल मीडिया पे बस नाम देकर और उनके ऊपर जो है वो तनकीद के लिए उनको छोड़ ना दें। आप अच्छा काम कर रहे हैं, वी अप्रिशिएट। आप स्टैंड ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो इस वक्त वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की कि एक ऐसा बंदा आया जो कि स्टैंड ले रहा है मामलात पर, जो कि दोगली पॉलिसी नहीं बना रहा है, जो कि 2 बयानात नहीं दे रहा, एक बयान दे दिया तो उसके ऊपर ही स्टैंड ले रहा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। यहाँ से मुनाफिकत की बू नहीं आ रही। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप इमरान खान की तरह कैबिनेट में ऐसे लोगों को रखेंगे, टीम में ऐसे लोगों को रखेंगे जिनको ना खेलना आता है ना कुछ करना आता है, ऊपर कप्तान को जो है वो वैसे ही ख़राब कर देते हैं, तो ये तो फिर आपके साथ भी होना है। सो ये इसके ऊपर जो है ना आपको भी सोचने की ज़रूरत है, और स्पेशली आपके कैबिनेट के लोगों को भी ये मनपसंद लोगों की जो एक फहरिस्त बनाना, मनपसंद लोगों को जो है वो कुछ मुराद देना, या मनपसंद लोगों को ही अपने आसपास रखना, ये एक जो है वो कोई जमहूरी अमल नहीं है, ये कोई अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। आपके बाद भी किसी ने आना है, इसी कुर्सी पे बैठना है, और ये बातें इसलिए कर रही हूँ नाज़रीन ताकि वो भी आके ये जो एक चल रहा ट्रेंड है, चल रहा सिस्टम है, उसके ऊपर ना फॉलो अप हो। इसी के साथ नाज़रीन आज की लास्ट टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म
आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियाँ। अब नाज़रीन, इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर जमातें, उनका कहना ये है कि भाई हमारे नंबर गेम पूरे हैं। अब तहरीक अदम एतमाद किसी भी वक्त आ सकता है और चौधरी साहब को घर जाना पड़ेगा, बिकॉज डिलीवर उस तरीके से नहीं किया। आवाम की बड़ी उम्मीदें थी इनसे, इन्होंने वो उम्मीदें उनके ऊपर वो पूरा नहीं उतरे। अब चूंकि फेडरल में गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है तो और फेडरल में नाज़रीन जो एक ट्रेंड सेट हुआ था तहरीक अदम एतमाद का कि भाई चलती हुकूमत को घर बिठा लो, हम वादे ऐलानात करके आएंगे, मामला हमसे भी नहीं संभालने जानी, और बाद में कहेंगे कि भाई इन्होंने बेड़ा गर्क कितना किया था सिस्टम का, इन्होंने कचरा इतना डाला था कि भाई अब इसको समेटने में, इसको साफ करने में टाइम तो लगता है। और यही ट्रेंड अब आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी फॉलो अप होता हुआ नजर आता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर हैज़ अ स्पेशल स्टेटस, तो स्टेटस को देखते हुए अपनी अपनी लीडरशिप्स की क्वालिटीज़ को बढ़ाएं, अपने लीडरशिप्स को मजबूत करें और एक तगड़ी जो है वो हुकूमत के तौर पर सामने आए। बेशक देखें, अब आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के टाइम पीरियड ही देख लें तो वो भी जो है वो फेडरल से चेंज है इस वक्त। तो ये कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि भाई जो मुकाबला अभी इस वक्त फेडरल में हो रहा है, जो सियासी हलचल इस वक्त फेडरल में मची हुई है, वही तमाम सिनेरियो जो है आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी लेकर आना है। चलती हुकूमत को घर बिठाना है, दावे ऐलानात करके आना है, फिर आपने भी बोलना है कि भाई पिछले गवर्नमेंट ने इतना गन डाला है कि अब इसको समेटने में टाइम लगेगा, तो इसमें आवाम को क्या कसूर है? आवाम सिर्फ इसीलिए बैठी कि भाई आपको चलती हुकूमत पहले तो ये बोले कि भाई हम आए हैं, चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा, और जितने जैसे ही चीज़ों को समझने में टाइम लगता है उनको फारिग करके दूसरी जमात बैठ जाती है। तो आवाम के साथ तो ये मजाक ना किया जाए। कम से कम अपने रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से सोचें, आवाम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाने के हवाले से सोचें, अपने स्पेशल स्टेटस को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद जो है वो इलाके को और अपनी जो एक स्टेट है उसको मजबूत करने की कोशिश करें। आप ये मुकाबलेबाजी जो फेडरल में चल रही है, क्या खुदा इसके ऊपर ना जाए। इसके ऊपर जाएंगे तो वही सारा सिनेरियो जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, यहाँ के जो मुआशी मामलात से इस वक्त जो है वो हुकूमत खुद दो चार है, जिससे मुआशी मामला संभल नहीं पा रहे, ब्यूरोक्रेट बाहर से लाए जा रहे हैं, IMF के दरवाजे पे बैठे हुए हैं। तो यही सारे मामलात आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ ना हो जाएं। तो काइंडली अब ये मामलात जो है वो देखने की ज़रूरत है। अब जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चलने दें, डिलीवर करने दें, नहीं करती तो फिर आवाम मुहासिबा करने के लिए वैसे भी है। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त। एज आई ऑलवेज से, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट दी वर्ड इम्पॉसिबल इज़ इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अच्छे काम करें अच्छी नीयत के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।